नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश रुलानिया एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी का जो पार्ट है, पत्तियां उसमें भाई। तो पादप का जो पत्तियों वाला पार्ट है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो पत्तियों की विशेषताएं देखते हैं। पहले, पर्वत संधि से उत्पन्न होने वाली चौड़ी चपटी अतिवृद्धि को क्या कहते हैं? पत्तियां या लीफ कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पत्तियां तीन प्रकार की होती हैं। एक तो मूलज, मूलज यानी जड़ के पास उत्पन्न होने वाली लीफ। मूल मतलब मूल, और लज मतलब जन्म लेने वाली, यानी मूल के पास से जन्म लेने वाली पत्तियां क्या होती हैं? मूलज पत्तियां होती हैं। जैसे मूली, गाजर। मूली और गाजर में आप देखेंगे तो पत्तियां वो जड़ के पास से उत्पन्न होती हैं। इसके बाद दूसरी है स्तंभिक जड़ें, डायरेक्ट तने से उत्पन्न होने वाली लीफ। जैसे मक्का, ग्वार, बाजरा, ये डायरेक्ट तने से उत्पन्न होती हैं। तो आप देखेंगे जो बाजरे का बूंटा देखेंगे राजस्थान में, तो बाजरे के बूंटे बहुत ज़्यादा देखने में मिलते हैं। तो बाजरे का जो बूंटा देखेंगे तो इस प्रकार इनमें डायरेक्ट इस प्रकार से पत्तियां तने से उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार मक्के में भी होता है और ग्वार में भी इसी प्रकार होता है। उसके बाद तीसरी है शाखीय तने, शाखीय लीफ। तो शाखाओं पर उत्पन्न होने वाली लीफ एग्जाम्पल है इसका सभी वृक्षीय पादप है। जितने भी आप जो वृक्ष से देखते हैं उनमें क्या है? शाखाओं से उत्पन्न होने वाली पत्तियां। ये तो पत्तियों की उत्पन्न होने के आधार पर तीन प्रकार की होगी। पत्तियों की थोड़ी सी संरचना देख लेते हैं हम। तो ये पत्तियों की संरचना, इसके जो मुख्य मुख्य भाग है उसके बारे में देखते हैं हम। तो ये देख सकते हैं कि जहाँ पर पत्तियां जुड़ी होती हैं, जहाँ पर पत्तियां जुड़ी होती हैं उसको क्या बोलते हैं? लीफ बेस बोलते हैं। ये जहाँ पर पत्तियां शाखाओं से जुड़ी होती हैं वो कि ये क्या है? लीफ बेस या पर्णाधार बोलते हैं इसको, या फिर इसको हाइपोपोडियम भी बोलते हैं। और पत्तियों के जहाँ पर जुड़ी होती हैं वहाँ से छोटी छोटी इस प्रकार की जो पत्तियाँ निकलती हैं उनको अनुपर्ण बोलते हैं। जिन पत्तियों में ये संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें अनुपर्णी पत्तियाँ बोलते हैं। उसके बाद पत्तियों का थोड़ा सा आगे डंठनुमा भाग होता है। ये भाग क्या कहलाता है? पर्णवृंत, इसको पेट्यूल बोलते हैं, और इसको अन्य नाम इसका मिजोपोडियम। इसके बाद ये पत्तियों का ये जो भाग है आप देख सकते हैं। तो ये पत्तियों का भाग है, ये साइड वाले क्या होते हैं? पत्तियों के किनारे होते हैं। और जो पत्तियों के ऊपर और नीचे का जो भाग सरफेस है वो क्या है? उसको सतह बोलते हैं। और जिसका जो सबसे ऊपर वाला जो तीखा भाग होता है वो शीर्ष कहलाता है। इसके अंदर देखते हैं हम, ये जो मुख्य एक है ये क्या? मुख्य शिरा कहलाता है। और इससे जो अलग फटती हैं, अलग विभाजित हो रही हैं, ये क्या है? शिराएं कहलाती हैं। और इन शिराओं से जो छोटी छोटी इस प्रकार से और विभाजित हुई रहती हैं वो शिरिकाएं कहलाती हैं। तो ये हो गए ये तो हो गए शिरा और शिरिकाएं और शिराएं। अब देखते हैं जो शिरिकाएं और शिराएं और मुख्य शिरा को मिलाकर इनको बोलते हैं शिरा विन्यास। और पत्ती का जो यहाँ से लेकर पर्णवृंत को छोड़ दीजिए, उसकी पूरी सतह, उसके किनारे, उसका शीर्ष, शिरा, शिरिकाएं, मुख्य शिराएं, ये मिलाकर क्या कहलाती हैं? पर्णफलक या लीफ लेमिना कहलाती हैं। तो ये एपिपोडियम भी कहलाती है। तो पत्तियों के मुख्य रूप से तीन भाग हो गए, एपिपोडियम, मिजोपोडियम और हाइपोपोडियम। तो ये तो होगी पत्ती की संरचना। अब हम देखते हैं आगे, ये पत्ते की क्या है? बाह्य संरचना जो बाहर से दिखाई देती है। आंतरिक संरचना का तो हम अध्ययन करते हैं एनाटॉमी के अंदर। अब हम बात करते हैं पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास क्या होता है? तो इसको इंग्लिश में फाइलोटैक्सी भी बोलते हैं। तो पर्ण विन्यास की परिभाषा देख लेते हैं पहले। तनों या शाखाओं पर लीफ के विन्यासित होने का क्रम यानी लगने का क्रम क्या कहलाता है? पर्ण विन्यास कहलाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं देख लीजिए। एकांतरित, अल्टरनेट। तो इसकी बात करें तो एक पर्वत संधि से केवल एक ही लीफ उत्पन्न होती है। ये एकांतरित व अभिमुख होती है, यानी एक दूसरे के विपरीत मुख की ओर होती है। उदाहरण सरसों और गुड़हल इसके मुख्य उदाहरण है। तो ये एक पादप देख सकते हैं आप, पादप है। ये एक पत्ती, एक पर्वत संधि से एक पत्ती उत्पन्न होगी, ये दूसरी पर्वत संधि से दूसरी पत्ती उत्पन्न होगी, और तीसरी पर्वत संधि से तीसरी, इस प्रकार चौथी पर्वत संधि से चौथी, यानी एक पर्वत संधि से केवल एक ही पत्ती उत्पन्न होती है। तो ये एकांतर या अल्टरनेट कहलाती है। तो इसका इस पत्ती का 1 नंबर पत्ती का मुख इधर है, 2 नंबर पत्ती इस साइड है, 3 नंबर पत्ती इस साइड है, 4 नंबर पत्ती इस साइड है, यानी एक दूसरे के विपरीत ऊपर की ओर उत्पन्न होती जा रही हैं। तो ये क्या है? अभिमुख कहलाती हैं।
एकांतरित यानी एक साइड एक और दूसरी साइड एक है, एक एक क्रम में बढ़ती जा रही है, तो एकांतरित व अभिमुख हो गई। दूसरा है अभिमुख यानी अपोजिट। अपोजिट में क्या होता है, एक ही पूर्व संधि से दो पत्तियां आमने सामने उत्पन्न होती हैं। ये तो क्या एक पूर्व संधि से एक उत्पन्न हो रही है, और अभिमुख यानी अपोजिट के अंदर क्या होता है, एक ही पूर्व संधि से दो पत्तियां आमने सामने उत्पन्न होती हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं, जो अभिमुख पत्तियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। तो पहली अभिमुख क्रोशित और दूसरी अभिमुख अध्यारोपित। अध्यारोपित का मतलब है एक दूसरे पर जैसे रखा जा सकता, जैसे हमारे दोनों हाथ हैं तो वो एक दूसरे पर अध्यारोपित है, यानी एक हाथ पर दूसरे का दूसरा हाथ क्या होता है, पूरा पूरा आ जाता है, तो अध्यारोपित हो गई। तो पहले अभिमुख क्रोशित की बात करें, यानी इसको जो ऑपोजिट डेकुसेट है इसकी बात करें, तो इसमें क्या होता है, ये एक जो शाखा मान सकते हैं शाखा है, इस पर ये एक पत्ती है, दूसरी ये पत्ती है, एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट होगी। और जो आगे जो पत्तियां उत्पन्न होंगी वो इस प्रकार से उत्पन्न होगी, यानी ऊपर की ओर होगी और ये इस साइड की ओर होगी, एक दूसरे पर अध्यारोपित होगी और एक दूसरे के विपरीत साइड में उत्पन्न हो रही है। इसका जो उदाहरण है वो केलोट्रोपिस। केलोट्रोपिस यानी इसको हम आकड़ा भी बोलते हैं, आकड़ा भी बोलते हैं, आक भी बोलते हैं। उसके बाद अभिमुख अध्यारोपित यानी सुपर इम्पोस्ट। इसमें क्या होता है, ये इस पर के पूर्व संधि से ये पत्ती उत्पन्न होगी, इससे ये पत्ती, इस पर ये पत्ती, इस पर ये पत्ती, ये क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है। यानी जितने आकार की नीचे वाली पत्ती है उसी आकार की और उसी साइज की ऊपर वाली पत्ती है। इसका उदाहरण है अमरूद। नेक्स्ट बात करें तो पर्ण जोड़े एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। तो ये अभिमुख क्रोशित की बात कर रहे हैं। अभिमुख क्रोशित के अंदर क्या होता है, जो पर्ण जोड़े हुए एक दूसरे के समकोण पर है। तो आप देख सकते हैं ये तो इस साइड ऐसे है और ये इस साइड है, ये इस साइड होगी और ये वाली ऊपर वाली इस प्रकार होगी, तो एक दूसरे क्या होगी, समकोण पर होगी। और इसके अंदर क्या होता है, पर्ण जोड़े एक ही दिशा में होते हैं। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार है, ये पर्ण जोड़े क्या एक ही दिशा में है। उसके बाद तीसरी प्रकार की जो पत्तियां सर्पिलाकार हैं। सर्पिलाकार की बात करें तो एक पूर्व संधि से एक ही लीफ निकलती है, लेकिन यह एक घूमते हुए क्रम में उत्पन्न होती है। तो उदाहरण इसका चमेली। ये क्या है, इससे जो पत्तियां उत्पन्न हो रही, ये एक पत्ती उत्पन्न हो गई यहाँ तक, और फिर यहाँ से दूसरी पत्ती स्टार्ट होगी इस प्रकार, फिर ये तीसरी, यानी केवल एक पूर्व संधि से एक ही पत्ती उत्पन्न हो रही है लेकिन घुमावदार हो रही है। इसका एग्जाम्पल है चमेली। ये आप डायग्राम भी देख सकते हैं इसका। उसके बाद चक्रीय साइक्लिक। तो एक ही पूर्व संधि पर दो से अधिक पत्तियां चक्रीय क्रम में उत्पन्न होती हैं, जैसे कनेर। ये एक पूर्व संधि है, इस पर इस प्रकार चक्रीय क्रम में पत्तियां उत्पन्न हुई, दूसरी पूर्व संधि इस पर इस प्रकार चक्रीय क्रम में उत्पन्न हो गई। उसके बाद बात करें तो पत्तियों के संरचनात्मक भाग। संरचना के ऊपर बात कर चुके हैं हम। उसके भागों की बात करें तो सबसे पहले इसका पर्णाधार है, यानी लीफ का आधार भाग, जहाँ से पर्ण क्या होती है, जुड़ी होती है। तो अगर सिंपल इसके प्रकार की बात करें पर्णाधार की, तो सिंपल होता है। इसमें क्या होता है, जो लगभग पाया जाता है पादपों में वही होता है। और दूसरा फूला हुआ पर्णाधार, यानी पल्विनस लीफ बेस कहते हैं इसको। इसका उदाहरण है लेग्यूमी, जो मटर कुल का पादप, उसमें आपने देखा होगा कि ये यहाँ से जो पूर्व संधि उत्पन्न हो रही है, इसका जो पर्णाधार है वो इस प्रकार फूला हुआ होता है, इस प्रकार फूला होता है। ये क्या है, फूला हुआ पर्णाधार, इसको पल्विनस लीफ बेस भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शीथ लीफ बेस। शीथ लीफ आच्छाद रूपी पर्णाधार। इसमें हम देखते हैं कि पर्णाधार तने को कुछ दूरी तक कवर कर देता है। एग्जाम्पल ज्वार, बाजरा, गन्ना, मक्का, जौ इत्यादि। इनमें क्या होता है, ये जो पूर्व संधि है, बाजरे की बात करते हैं हम, तो बाजरे में जो पत्तियां निकलती हैं वो इस प्रकार कुछ दूरी तक तने के साथ साथ होती हैं, फिर ऐसे हो जाती हैं। तो ये क्या है, कुछ दूरी तक क्या कर रही हैं, तने को कवर कर रही हैं। तो तने को कवर कर रही हैं तो इनको बोलते हैं शीथ लीफ बेस, यानी आच्छाद रूपी पर्णाधार। उसके बाद अनुपर्ण। पर्णाधार पर पाए जाने वाली जो छोटी पर्ण समान संरचनाएं होती हैं उनको अनुपर्ण कहते हैं। अनुपर्ण की उपस्थिति के कारण पत्तियों को अनुपर्णी पत्तियां कहते हैं, जैसे गुड़हल, मटर इत्यादि। और जिनमें उपस्थित नहीं होती उनको तो छोड़ दीजिए आप, जिन पर उपस्थित होती है उनकी बात करते हैं, उनको अनुपर्णी पत्तियां बोलते हैं।
अनुपर्ण के रूपांतरण की बात करें तो अनुपर्ण पर्ण, यानी जो अनुपर्ण भाग है वो छोटी जो पत्ती भाग है वो पूर्ण पत्ती के रूप में विकसित हो जाती है। तो अनुपर्ण बड़ा होकर लीफ जैसी संरचना बन जाती है। जैसे मटर कुल में बात करें तो इस प्रकार से मटर के अंदर क्या होती है, ये अनुपर्ण है और ये एक बड़ी पत्ती है। तो ये अनुपर्ण क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से पत्ती का रूप ले लेती है। तो अनुपर्ण, इसको अनुपर्ण पर्ण बोलते हैं। इसके बाद बात करें तो अनुपर्ण प्रतान, अनुपर्ण प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। जो अनुपर्ण है वो प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। प्रतान क्या होता है, इस प्रकार से संरचना होती है जो पादप को आगे वृद्धि करने में, आगे किसी पर ऊपर चढ़ने में सहायता करती है। तो इसका उदाहरण है स्माइलेक्स। स्माइलेक्स में आप देख सकते हैं इस प्रकार से होती है। उसके बाद अनुपर्ण कांटे, यानी अनुपर्ण है वो कांटे में रूपांतरित हो जाती है। तो बात करें तो कांटे बबूल के अंदर आपने देखा होगा, बबूल जिसको हम किंकर भी बोलते हैं, राजस्थानी के अंदर किंकर भी बोलते हैं। तो बबूल के अंदर क्या होता है, कांटों में जो अनुपर्ण छोटी छोटी जो पत्तियां बनती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। कांटों से द्वारा क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा और पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है, यानी पानी की कमी नहीं होगी पादप के अंदर। उसके बाद पर्णवृंत, पर्णवृंत की बात कर चुके थे हम ऊपर पहले। क्या होता है पर्णवृंत, तो पत्ती का तंतुनुमा मध्य भाग पर्णवृंत कहलाता है। तो पर्णवृंत अपसैट तो पत्तियां अवृंत कहलाती हैं। यानी कई बार क्या होता है, ये पर्वसंधि है, यहाँ पर ये पत्तियां जहाँ से जुड़कर आगे चलती हैं पर्णवंत कहलाता है। और जिनमें ये नहीं होता वो, तो इस प्रकार पत्तियां जुड़ेंगी ऐसे सीधे डायरेक्ट। तो पर्णवंत जो अपसेंट है तो पत्तियां अनुपर्ण कहलाती हैं। पर्णवंत चौड़ा चपटा पत्ती के समान हो जाता है तथा इसका पर्णफलक संकरा हो जाता है। जैसे इसको फाइलोड भी बोलते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन जो ओकेशिया है, तो देख सकते हैं जो पर्णवंत है ये क्या है, फूलकर पत्ती के समान हो गया, फूलकर, इसको फाइलोइड भी बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं पर्णवृंत प्रतान, यानी पर्णवृंत क्या होता है, प्रतान के रूप में रूपांतरित हो जाता है, जैसे क्लेमेटिस में। ये देख सकते हैं आप, ये जो पर्णवंत था यहाँ पर ये प्रतान के रूप में विभाजित हो गया क्लेमेटिस। पर्णफलक की बात करें तो पर्णफलक को आप देखा होगा, पत्ती का चौड़ा चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। इसके भाग हम देख चुके कितने होते हैं, शीर्ष होता है, सतह, किनारे, सेप, ये चीज़ है, ये पर्णफलक के अंदर आती है। पर्णफलक यानी हम ऊपर देख चुके थे पत्ती की जब संरचना देखी थी तो उसके अंदर। तो शीर्ष पत्ती का कोई नहीं पूछता है, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा है आज तक और नहीं पूछेगा। सतह के बारे में भी नहीं पूछता है। और सतह के जो क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे एनाटोमी के अंदर पढ़ेंगे हम। जो द्वार कोशिकाएं रंध्र पाए जाते हैं उनके आधार पर पूछ सकते हैं कि किस सतह पर पाए जाते हैं, किस सतह पर, वहीं पर इसका महत्व, बाकी इसका महत्व नहीं है। किनारे के बारे में नहीं पूछते हैं। शेप भी पत्ती की बहुत कम पूछते हैं। तो मुख्य बात करेंगे हम शिरा विन्यास की। तो इस वीडियो में हम शिरा विन्यास की बात करेंगे। शीर्ष, सतह, किनारे, शेप, इनके बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे और नहीं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शिरा विन्यास की बात करें तो पर्णफलक में शिरा एवं शिरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। यानी हमने इस प्रकार पत्ती की जो संरचनाएं देखी थी उसके अंदर ये जो मुख्य शिरा थी, ये मुख्य शिरा, और इससे जो विभाजित हो रही थी वो क्या थी, शिराएं थी। और इन शिराओं से इस प्रकार छोटी छोटी जो विभाजित हो रही थी वो शिरिकाएं थी। तो शिरा मुख्य शिरा हो गई, ये शिराएं होगी और ये शिरिकाएं होगी। इन तीनों को मिलाकर शिरा विन्यास कहते हैं। इसको वेनेसन भी बोलते हैं। तो देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। एक तो समांतर, जो एक दूसरे के समांतर, और एक जालिकावत हो यानी रेटिकुलेट, और एक पैरेलल्स। तो पैरेलल्स की बात करें तो पर्णफलक में शिराएं एक दूसरे के समांतर व शिरिकाओं में विभाजित होती हैं। और जालिकावत में क्या होती है, मुख्य शिरा एक ही होती है जो शिरिकाओं व शिराओं में विभाजित हो जाती है। तो इसमें तो शिरिकाएं समांतर होती हैं और शिरिकाओं में विभाजित नहीं होती हैं। यानी ये जो मान सकते हैं ये पत्ती है, ये क्या है, मुख्य शिरा है। तो इस प्रकार से शिराएं चलती रहती हैं। इसमें एक दूसरे क्या है, समांतर विभाजित नहीं हो रही। लेकिन इसमें क्या होता है, जालिकावत या रेटिकुलेट में क्या होता है, शिरिकाओं में विभाजित होकर जाल बना लेती हैं। यानी ये पत्तियां हैं, ये एक मुख्य शिरा है और इससे ये शिराएं विभाजित हो गई इस प्रकार, और इनसे इस प्रकार ये शिरिकाएं विभाजित हो गई। तो एक जाल जैसी संरचना बन जाती है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक बीजपत्री पादपों में जो
पैरेलल से या समांतर वो एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। इसका अपवाद है स्माइलेक्स। स्माइलेक्स में क्या होता है, जालिकावत होती है, जालिकावत होती है। और इसका जो रेटिकुलेट या जालिकावत है, इसका उदाहरण है डाइकोट जो पादप हैं वो। और अपवाद है इसका कोलिफाइलम। कोलिफाइलम में क्या होती है, समांतर होती है। अब इनके प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहले हम समांतर के प्रकार देखें। तो समांतर के प्रकार की बात करें तो ये होती है एक सिरीय और बहुसिरीय, यानी जिसमें समान केवल एक सिरा हो या फिर जिसमें एक से अधिक सिरा हो। तो पूरी पत्ती में केवल एक ही सिरा होती है। जैसे केले का पत्ता देखा होगा आपने, केले के पत्ते के अंदर एक ही सिराएं दिखाई देती है। बहुसिरीय में क्या होती है, एक से अधिक सिराएं होती हैं। तो बहुसिरीय में एक से अधिक सिराएं, और ये भी दो प्रकार की होती हैं आगे। एक तो होती है अपसारी और एक अभिसारी। अपसारी पर क्या होती है, शीर्ष में जाकर फैल जाती है। जो एक मुख्य सिरा है वो ये देखिए शीर्ष में जाकर क्या होगी, फैल गई। तो ये तो होगी अपसारी यानी पॉल्म। फॉल्म जो फल है यानी हाथ के समान इसकी पत्तियां हो जाती हैं। उसके बाद अभिसारी। अभिसारी में क्या होता है, शीर्ष पर एकत्रित हो जाती हैं। जैसे गेहूँ का आपने देखा होगा, एक मुख्य सिरा है और आगे जाकर शीर्ष पर क्या हो जाती है, इस प्रकार एकत्रित हो जाती है। यहाँ से जो समांतर निकलती हैं वो आगे जाकर शीर्ष पर एकत्रित हो जाती हैं। और जबकि अपसारी में क्या होती है, यहाँ से जितनी भी सिराएं निकलती हैं वो आगे जाकर क्या होती है, इस प्रकार फैल जाती हैं। ये तो होगी समांतर पत्तियों की बात, समांतर शिरा विन्यास की बात। अब जालिकावत शिरा विन्यास की बात करें तो इसमें भी ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक सिरे जिसमें केवल एक मुख्य सिरा हो, जैसे पिंपल और बरगद, इसमें एक मुख्य सिरा होती है और वो आगे शिराओं में विभाजित हो जाती हैं। बहुशिरीय की बात करें तो अनेक मुख्य सिराएं होती हैं। ये भी दो प्रकार की हो गई, एक तो अपसारी होगी और एक अभिसारी होगी। अपसारी में तो आप देखें आगे जाकर फैल जाती हैं, जैसे कुकुरबिट्स में। अभिसारी में बात करें तो सिराओं पर शीर्ष पर जाकर सिराएं सिकुड़ जाती हैं, जैसे बेर के अंदर। तो मुख्य रूप से समांतर और जो रेटिकुलेट यानी जालिकावत है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक सिरीय और बहुसिरीय। तो और आगे एक सिरीय में तो केवल एक ही सिरा होती है और बहुसिरीय भी आगे दो प्रकार भागों में विभाजित हो जाती है, एक तो अपसारी और एक है अभिसारी में। ये तो हो गई शिरा विन्यास के बारे में बात। अब बात करते हैं पत्तियों के प्रकार। पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। तो पत्तियों के प्रकार के बारे में बात करें तो संरचना के आधार पर सबसे पहले देखते हैं। संरचना के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है सरल लीफ और एक होती है संयुक्त लीफ। तो सबसे पहले हम बात करें सरल लीफ की। तो सरल लीफ में क्या होता है, सरल पत्तियों में पर्णफलक संपूर्ण होता है, अर्थात कटा फटा नहीं होता है। ये पत्तियां हैं, इनमें जो पर्णफलक है यानी उसका जो पूरी सतह है वो कटा फटा नहीं है। यदि इनमें कटान पाए जाते हैं तो ये मध्य शिरा या आधार तक नहीं पहुंचते, जैसे पिंपल, बरगद, सरसों, गुड़हल। इसमें सरल लीफ की बात करें तो ये पत्ती है, या तो इसमें कटान होंगे ही नहीं, या तो इसमें क्या होंगे, कटान होंगे ही नहीं। अगर होंगे तो ये मान लो मुख्य शिरा है तो ये कटान कहाँ तक है, यहाँ तक ऐसे प्रकार रह जाएंगे, यानी ये जो अंदर वाली मुख्य शिरा इस तक नहीं पहुँच पाते ये कटान। अगर ये कटान यहाँ तक पहुँच गए तो कटा फटा हो जाते, लेकिन ये मुख्य शिरा तक नहीं पहुँच पाते हैं। दूसरी संयुक्त लीफ की बात करें तो संयुक्त पत्तियों में पर्णफलक कटान के कारण पर्णक में विभेदित हो जाता है। इन्हें कटान बिंदु आधार या मध्य शिरा पर पहुँच जाते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये प्रकार तो बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं किस प्रकार होती है। ये मान लो मुख्य शिरा है और इसका जो बाहर वाला जो पर्णफलक है वो क्या होता है, इस प्रकार कटान लग जाते हैं, यानी मध्य शिरा तक पहुंच जाते हैं ये कटान इस प्रकार। तो ये देख सकते हैं आप। इसके बाद ये दो प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकारों के बारे में बात करें तो एक तो होती है पिच की, पिनेट, और एक होती है पॉलमेट। पॉलमेट यानी हस्ताकार और पिनेट पिच की। तो पिनेट की बात करें तो सबसे पहले जिसमें कटान बिंदु मुख्य शिरा तक जाते हैं, अर्थात पर्णक मुख्य शिरा पर बनते हैं, यानी जो कटान बिंदु है मुख्य शिरा तक चले जाते हैं, वो पिनेट कहलाती है। पिनेट में बात करें तो ये कितने प्रकार की होती हैं वो देखते हैं। तो पिनेट वाली चार प्रकार की होती हैं। एक तो यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट और तीन से अधिक या इसको मल्टीपिनेट या बहुपिच की भी बोलते हैं। तो यूनिपिनेट में क्या होती है, कटान बिंदु
जो होता है एक ही होता है, यानी अमलतास की बात करें तो बाइपिनेट में क्या होता है, इस प्रकार ये मुख्य पत्तियाँ हैं, उस मुख्य पत्तियों से इस प्रकार आगे जाकर कटान बिंदु बनकर आगे पत्तियाँ बन जाती हैं। ट्राइपिनेट के अंदर बाइपिनेट का उदाहरण देखते हैं, बबूल और छुई मुई। ट्राइपिनेट के अंदर क्या होता है, ये मुख्य और इससे इस प्रकार आगे ये बन गए, फिर इससे बन जाते हैं, फिर इससे इस प्रकार यहाँ पर इस प्रकार कटान बिंदु बन जाते हैं। ये मोरिंगा नाम का जो पादप उसमें पाई जाती है। बहुपिच या 3 से अधिक पिनेट, इसका उदाहरण है गाजर और धनिया। इसके बाद हस्ताकार की बात करें तो इसमें कटान बिंदु आधार भाग पर पहुंचते हैं। इसमें जो कटान बिंदु है वो आधार भाग पर ही पहुंच जाते हैं, मुख्य सिरा तक नहीं पहुंचते, क्या पर आधार भाग पर ही पहुंच जाते हैं। ये भी निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे यूनिफोलिएट की बात करें तो यूनिफोलिएट में क्या होगा, इसका उदाहरण है नींबू। नींबू का आपने देखा होगा, इस प्रकार एक छोटी पत्ती सी होती है, फिर उसके ऊपर बड़ी पत्ती सी होती है। तो ये क्या है, कटान बिंदु मुख्य रूप से आधार भाग पर ही पहुंच गया। और द्विपर्णकी यानी बाइफोलिएट में क्या होगा, 2 कटान बिंदु पाए जाते हैं। जैसे बालमिटिस की बात करें तो त्रिपर्णकी यानी ट्राइफोलिएट की बात करें तो 3 कटान पाए जाते हैं, जैसे बील पत्तर, मेथी, रिजका इत्यादि। उसके बाद है चतुपर्णकी यानी बात करें तो इसमें 4 कटान पाए जाते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, जो क्वाड्रिफोलिया नाम का पादप है, एग्जाम्पल इसका जो पेरिस नाम का जो पादप है देख सकते हैं। जैसे इसमें एक ट्राइफाइटा का भी एग्जाम्पल आता है, जो टेरिडोफाइटा में जो मार्सिलिया है उसमें भी चतुपर्ण की प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बहुपर्ण की यानी मल्टीफोलिएट की। तो एग्जाम्पल इसका चंपा में बहुत सारे कटान बिंदु होते हैं जो आधार पर तक पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं पत्तियों के रूपांतरण, पत्तियों के क्या क्या रूपांतरण होते हैं। तो पत्तियों के रूपांतरण की बात करें तो पर्णफलक के रूपांतरण होते हैं वो। तो पत्तियों में पहला पर्णफलक के रूपांतरण, तो पर्णफलक के रूपांतरण में पर्णघट यानी पिक्चर बोलते हैं इसको। तो पर्णफलक घड़े की आकृति में रूपांतरित हो जाता है। एग्जाम्पल नेफेंथस जो घट पादप बोलते हैं, यानी इसका जो पर्णफलक है, ये इसका जो पर्णफलक है वो घड़े की आकृति ले लेता है इस प्रकार से। दूसरा है पर्ण गुब्बारा, पर्णफलक गुब्बारे की आकृति में रूपांतरित हो जाता है। एग्जाम्पल इसका ब्लेडरवार्ट या यूट्रिकुलेरिया जिसको ब्लेडरवार्ट भी बोलते हैं। ये देखिए इसमें गुब्बारे जैसी संरचना का निर्माण हो गया। पर्णफलक प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। जैसे मटर, जंगली मटर की बात करें हम, शीर्ष पर्णक प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे मीठा मटर भी 3 प्रकार के होते हैं, जंगली मटर, मीठा मटर, खट्टा मटर। तो पर्ण प्रतान तो क्या होगा, पर्णफलक प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे मीठा मटर ये देख सकते हैं। इसके बाद शीर्ष पर्ण प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे मीठा मटर, यानी इसके शीर्ष भाग में प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं जो मटर हैं, एक तो उद्यान मटर है पाइसम स्टाइवम, एक है मीठा मटर लेथिरस ओडोरेथस, जंगली मटर है लेथिरस ओफिका। उसके बाद बात करें हम पर्ण कांटे में, पर्ण कांटे या सूल, यानी पर्ण है वो कांटे, जो पर्णफलक है वो कांटे में रूपांतरित हो जाता है। जैसे लीफ स्पाइन बोलते हैं, पर्ण कांटों या सूल में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे नागफली, पर्ण कांटे, एग्जाम्पल है केर। पर्ण सूल तो नागफली और पर्ण कांटे केर। इसमें क्या होता है, जो पर्णफलक है वो कांटों में रूपांतरित हो जाता है ताकि पानी की कमी कम हो सके। इसके बाद हम देखते हैं पत्तियों के कार्य। ये तो कि पत्तियों के रूपांतरण की बात कर ली हमने। अब देखते हैं पत्तियों के कार्य क्या होते हैं। तो मुख्य कार्य तो कि इसका प्रकाश संश्लेषण करना और गैस से एक्सचेंज करना, ये तो मुख्य कार्य हो गए इसके। इसके अलावा भी पत्तियों का कुछ कार्य होते हैं, जैसे सहारा प्रदान करना है, सुरक्षा करना है, ये सहायक कार्य है इसके। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन हो गया, जो बिंदु स्त्रावण हो गया, इस प्रकार के अन्य कार्य हो गए। लेकिन मुख्य कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना और गैस एक्सचेंज करना। तो ये तो मॉर्फोलॉजी का जो 3rd वीडियो है, हमने पत्तियों के बारे में बात की, पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, पत्तियों के रूपांतरण क्या हैं, पत्तियों की संरचना के बारे में अध्ययन किए, पत्तियों की बाहरी संरचना के बारे में अध्ययन किए, पत्तियों की आंतरिक संरचना उसका अध्ययन एनाटॉमी के अंदर करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा
और इसी प्रकार के नए जॉब से जुड़े हुए और एजुकेशन से जुड़े हुए वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगे। अगर कोई कमी रह गई हो वीडियो में तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं ताकि हम और सुधार कर सकें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतनी ही बात करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।